आज आप लोग के सामने गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। जो गुरुत्वाकर्षण पार्ट 1 वीडियो था वो जो ऊर्जा कार्य ऊर्जा और शक्ति का जो पार्ट 2 वीडियो उसी में कुछ सम्मिलित है, इसलिए इसको उसमें पार्ट 1 कर दिया और इसमें पार्ट 2 मिला कर लाए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। तो अब बात करते हैं टॉपिक पर। तो एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 केजी है, एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 केजी है, पृथ्वी से बाहर जाता है तो उसका भार पृथ्वी पर क्या होगा? तो भार बराबर का पड़ा है वेट बराबर mg, मास गुणे गुरुत्वीय जनित त्वरण। तो g के मान क्या पड़े थे? 9.8। तो 50 केजी का है तो 50 में 9.8 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 450 न्यूटन। अब आता है लिफ्ट में पिंड का भार। लिफ्ट में पिंड का भार, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड में आभासी भार बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ अगर ऊपर की ओर जाता है तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाता है। दूसरा, यदि लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो पिंड का भार घट जाता है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो पिंड का भार घट जाता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है। तो यानी किसी भी लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ अगर ऊपर की ओर जाएगा तो उसका भार बढ़ जाएगा, और यदि किसी भी लिफ्ट में कोई व्यक्ति नीचे की ओर जाता है तो उसका भार घट जाता है। यदि लिफ्ट एक समान वेग की ऊपर या नीचे समान त्वरण से समान वेग से चले तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि लिफ्ट एक समान जब शुरू हुआ उसी रफ्तार से ऊपर जाए या नीचे जाए, एक समान चाल से चले तो उसमें व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा कंडीशन यह है कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भारहीनता का अनुभव होगा। भारहीनता का अनुभव होगा अर्थात आभासी भार शून्य होगा। यदि कोई लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ अचानक लिफ्ट टूट जाती है तो उसकी भार क्या होगा? शून्य होगा। कैसे होगा? शून्य। अब आता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। कैपिटल जी मतलब सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण था और स्मॉल जी मतलब गुरुत्वजनित त्वरण, यानी सर्वात्रिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी जिसका मान देखे थे 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर देखे थे। अब आता है उसके संबंध। यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान m, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान m और उस ग्रह की त्रिज्या r हो तो, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान m और उस ग्रह की त्रिज्या r हो तो इस ग्रह के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मतलब g का मान कैपिटल G गुणे m बटा में r स्क्वायर होता है। कैपिटल G बराबर स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण बराबर कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुणे द्रव्यमान बटा में त्रिज्या की स्क्वायर। नोट करें कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान का 6वां भाग होता है। यदि पृथ्वी पर कह रखा है कि पृथ्वी का जो मान होगा वो चंद्रमा पर 1/6 होता है। तो यानी कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 केजी का है तो चंद्रमा पर कितने केजी का होगा? 10 केजी का होगा। यानी 60 का पृथ्वी पर भार, उसका द्रव्यमान 60 केजी का है तो चंद्रमा पर 1/6 होता है पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है चंद्रमा पे 1/6, तो 60 का 1/6 करेंगे तो कितना केजी होगा? 10 केजी का होगा। तो वही तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण g का मान पृथ्वी पे के गुरुत्वीय त्वरण का मान का 6वां भाग होता है। यानी 600 का है तो कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा, 100 केजी हो जाएगा, मतलब 6 गुना कम हो जाएगा। अब आता है कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। द्रव्यमान को दोस्तों मात्रा भी कहा जाता है, यानी मास और वेट में क्या अंतर है। तो बल तथा त्वरण के
अनुपात को द्रव्यमान या मात्रा कहते हैं। मात्रा या द्रव्यमान किसे कहते हैं? बल तथा त्वरण के अनुपात को द्रव्यमान या मात्रा कहते हैं। यानी यहाँ से ये लिखा रहा है बल बराबर क्या पढ़े थे? F बराबर ma, बल के व्यंजक। तो m क्या है? द्रव्यमान है, a क्या है? त्वरण है, और F क्या है? बल है। तो यानी लिख सकते हैं द्रव्यमान बराबर बल बटा में त्वरण। द्रव्यमान बराबर बल बटा में त्वरण। तो जब भाग में होता है तो उसी को अनुपात बोलते हैं। द्रव्यमान कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है। द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है, कहीं पर भी द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है। एक जितना है वही। द्रव्यमान का माप भौतिक तुलना द्वारा किया जाता है। द्रव्यमान का माप किसके द्वारा किया जाता है? भौतिक तुलना द्वारा किया जाता है। द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है। द्रव्यमान को m द्वारा सूचित किया जाता है या मात्रा को। अब आते हैं भार। भार किसको कहते हैं? तो मात्रा यानी द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण मात्रा यानी द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। किसको कहते हैं? भार। मात्रा यानी द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। भार बराबर क्या होता है? मात्रा गुणे गुरुत्वीय त्वरण यानी वेट बराबर mg। अब आता है भार कौन सी राशि है? सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान कौन सी राशि थी? अदिश राशि। भार सदिश राशि। भार के मान g के मान में अंतर होने कारण विभिन्न जगहों पर अलग अलग होता है। यानी भार जो होता है वो प्रत्येक जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि g का मान बदलते रहता है। भार का माप कमानीदार तुलना द्वारा किया जाता है। भार का माप किसके द्वारा किया जाता है? कमानीदार तुलना द्वारा किया जाता है। जबकि द्रव्यमान का माप भौतिक तुलना द्वारा किया जाता है। भार का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का SI मात्रक न्यूटन, और भार को W से सूचित किया जाता है। भार को किससे सूचित किया जाता है? W से। भार का SI मात्रक न्यूटन। भार का जो माप किया जाता है किसके द्वारा? कमानीदार तुलना द्वारा। अब देखते हैं विभिन्न स्थानों पर एक ही वस्तु का भार। जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसका भार क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी वस्तु को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है तो उसका भार शून्य होता है। चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार देखते हैं तो पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। जो भी वस्तु पृथ्वी पर जितना होगा और उसी को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 1/6 गुना हो जाएगा। यानी 24 kg का पृथ्वी पर वस्तु का भार है, तो वही चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 24 का 1/6 यानी 4 kg हो जाएगा। ऊंचाई पर देखते हैं तो ऊंचाई पर g का मान कम होता है, इसलिए वस्तु का भार क्या होगा? घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होगा? तो पृथ्वी के अंदर में जाने पर वस्तु का भार घटता है और केंद्र में शून्य हो जाता है। यानी अंतरिक्ष में वस्तु का भार शून्य होता है और केंद्र पर भी पृथ्वी का वस्तु का भार शून्य होता है। अब आता है कुछ केपलर ने नियम दिए थे। तो केपलर ने 3 नियम दिया था, उसके नियम को देखते हैं क्या दिया था। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। केपलर ने अपना नियम में दिया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा यानी पथ फोकस बिंदु पर स्थित होता है। तो पहला नियम था केपलर का कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा पथ यानी फोकस बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा केपलर ने नियम दिया था प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। जब ग्रह सूर्य निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग घट जाता है। केपलर ने दूसरा नियम दिया था। केपलर ने तीसरा नियम दिया था सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर में जितने समय लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं।
सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। और परिक्रमण काल का वर्ग t², और ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन r³ के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r², t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ यानी t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के घन, यानी कह सकते हैं कि t² अनुक्रम समानुपाती t² समानुपाती r³। किसने केप्लर ने नियम दिया था। अब आता है कुछ पॉइंट। बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। बुध जो ग्रह है सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर देता है और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है, जिसे नेपच्यून कहीं पर लिख देता है या वरुण लिखेगा। का वरुण का जो परिक्रमण काल है 165 वर्ष, यानी एक चक्कर वरुण को पूरा करने में जो वरुण ग्रह है सूर्य का कितने समय लग जाता है? 165 वर्ष का समय ले लेता है। तो दोस्तों देखते हैं आगे के लिए उपग्रह क्या होता है। उपग्रह क्या होता है? तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, जिस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा पिंड, उसी को हम लोग उपग्रह कहते हैं। यानी जिसका उपग्रह है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे मान लेते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे ही हम लोग उपग्रह कहते हैं। जो उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर लगाते हैं, जो उपग्रह पृथ्वी के नजदीक में चक्कर लगाते हैं, उनकी कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जो उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर लगाते हैं उनकी कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी उपग्रह का कक्षीय चाल कितना होता है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। उपग्रह का कक्षीय चाल कितना होता है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है। जो उपग्रह का परिक्रमण काल उसके बारे में देखेंगे। तो उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे ही हम उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल किसे कहते हैं? उपग्रह कक्षा में पृथ्वी का जितने समय में एक चक्कर लगा लेता है वही उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट लगता है। कोई भी उपग्रह है जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है कितने समय में? 1 घंटा 24 मिनट में। भू-अस्थायी या तुल्यकालिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी, भू-अस्थायी या तुल्यकालिक उपग्रह तो क्या होता है? ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की अक्ष के लंबवत, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर, किधर? जिस तरह पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, उसी तरह भू-अस्थायी तुल्यकालिक उपग्रह भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे हम भू-अस्थायी उपग्रह कहते हैं। क्या कह रखा है कि भू-अस्थायी उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे ही हम भू-अस्थायी उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अब आता है कि भू-अस्थायी उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है?
तो 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी से सतह से उसकी ऊंचाई भूतुल्यकालिक उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसका उपयोग जो भू अस्थायी उपग्रह है या तुल्यकालिक उपग्रह है, उसका उपयोग हम लोग संचार या मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भू अस्थायी उपग्रह के द्वारा संचार और मौसम से संबंधित हमको जानकारी मिलती है। अब आता है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग क्या कहलाता है? तो पलायन वेग किसी भी पिंड का वह वेग होता है, वह न्यूनतम वेग होता है जिसे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वह पृथ्वी को वापस नहीं आता है। उसे हम पलायन वेग के नाम से जानते हैं। पलायन वेग क्या कहता है? वह न्यूनतम दूरी जब किसी भी पृथ्वी की सतह से ऊपर में फेंक दिया जाता है, अगर वह जिस रफ्तार से फेंक दिया जाता है, अगर उस रफ्तार वहां पृथ्वी पर दोबारा नहीं आए, तो जिस रफ्तार से गया है उसी को हम लोग पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। अब कह रखा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से या इससे अधिक चाल से फेंक दिया जाए तो पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आ सकती है। क्या होगा? कभी भी वापस नहीं आ सकते। किस स्पीड से? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि 11 किलोमीटर से भी फेंकते हैं तो नीचे आ जाएगा, लेकिन 2 के बराबर या 2 से अधिक जिस फेंक दीजिएगा किसी वस्तु को तो पृथ्वी पर नहीं आएगा। जिस तरह पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है उसी तरह चंद्रमा पर भी पलायन वेग होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। भूतुल्यकालिक या भू अस्थायी उपग्रह की कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। किसने? आर्थर सी क्लार्क ने। अब आता है उपग्रह के लिए कक्षीय वेग। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग क्या होता है? √GRE। और पृथ्वी तल के लिए पलायन वेग का मान भी 2 से गुणा कर देंगे, वही हो जाएगा। पलायन वेग का कक्षीय वेग होता है 2.20 RE, इसका मान होता है पलायन वेग का। दोस्तों क्या बताए थे कि पलायन वेग, तो पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, सब वही है जो उपग्रह का कक्षीय वेग है √GRE, उसी तरह इसमें भी √GR, लेकिन इसमें क्या है? √2 से गुणा है, तो इसलिए पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना कर दिया जाए, इसलिए हो तो 41% बढ़ा दिया जाए, √2 गुना कर दिया जाए, 41% बढ़ा दिया जाए, तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना कर दिया जाए, तो √2 गुना यानी या 41% बढ़ा दिया जाए, √2 गुना कर दिया जाए, 41% बढ़ा दिया जाए, तो वह उपग्रह अपनी कक्षीय वेग को छोड़कर पलायन कर जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी, अभी यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर लिखा हुआ चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे आने में समय कितना लगता है? तो 1 मिनट 28 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 28 सेकेंड। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने में 8 मिनट 16 सेकेंड, या कहीं पर दे देता है 20 सेकेंड।
यहाँ 15 सेकेंड, लेकिन फिक्स कितना है 8 मिनट 16 सेकेंड। यानी चंद्रमा का प्रकाश पर चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है, जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या करेगा, कुछ भरमाने के लिए आपको मिनट की जगह पूरा सेकंड दे देगा। यानी क्या देगा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना सेकंड लगता है, तो 88 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का, 88 सेकंड का समय लगता है। अब बात करते हैं द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, मैटर। द्रव्य या पदार्थ मैटर क्या होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरता है, वह वस्तु जो स्थान घेरता है जिसमें दरम्यान होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरता है जिसमें दरम्यान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरता है जिसमें दरम्यान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, उसे ही द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। कितनी, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। इन 3 के अलावा भी पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती है, वो है जिसमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा और पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी हो गई, 5। इसलिए पदार्थ की कुल अवस्था पूछेगा 5 और पूछ देगा मुख्यतः 3 अवस्थाएं। प्लाज्मा क्या होता है, जो पदार्थ की 4थी अवस्था है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लाज्मा का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लाज्मा अवस्था एक आयनित अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था क्या है, तो एक आयनित अवस्था है। सूर्य और तारों की ऊष्मा यानी ऊर्जा, सूर्य और तारों की ऊष्मा या ऊर्जा चमक जो होती है प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। जो सूर्य चमकता है किस अवस्था का कारण, प्लाज्मा अवस्था के कारण। या तारे जो की चमक आती है किस अवस्था के कारण, प्लाज्मा अवस्था के कारण नहीं। प्लाज्मा जो होता है 55 से 60% तक होता है। प्लाज्मा कितना, 55 से 60% तक होता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि 1920 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ बोस ने, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इन्हीं के नाम पर रखा गया है, सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में बताए थे। और कहाँ के वैज्ञानिक थे, भारत के वैज्ञानिक थे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था को प्राप्त करने के लिए सन 2001 में कर्नेल लीमैन कैटरेल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था, 2001 में कर्नेल लीमैन कैटरेल को नोबेल पुरस्कार किसके खोज के लिए, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बता दें कि वीडियो जो ये एक बार की जगह पर 2 बार 3 बार जरूर देखें और उसके बाद अपनी नोट्स कॉपी में बनाएं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और नोट्स बना के 1-2 बार पढ़ लें ताकि आपके एग्जाम के समय में सारा क्वेश्चन हो जाए। और जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है वो अपना प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं।